हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल में। हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किए हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप जाकर चेकआउट कीजिए चैनल की प्लेलिस्ट में, जो हमने वहां पर क्या अरेंज किए हैं सब्जेक्ट, और उनको यूनिट वाइज अरेंज किया है। और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेसन, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। हमारे फार्मास्यूटिकल प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है या जो मटेरियल हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके कंस्ट्रक्शन में, तो क्या वो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी प्रोडक्शन का? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमें थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। अगर किसी भी, मान के चलिए आपको कल के दिन फार्मास्यूटिकल प्लांट का कंस्ट्रक्शन करना है, आपको करना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, जो भी लाइन स्टार्ट करनी है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जाकर गलती ना हो। तो कंसिडर करना चाहिए। क्यों? अच्छा, आप क्यों कंसिडर करोगे? आपको ये सारी चीज़ें क्यों समझनी है, क्यों जानना है? जिससे कि कल के दिन आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगा आपकी प्लांट में या आपके फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, तो क्या होगा, उसकी सेफ्टी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, साथ ही साथ वो एफिशिएंट हो और कंप्लायंस रहे। किससे? रेगुलेटरी कंप्लायंस रहे। एक रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, एटलीस्ट उनको फॉलो करें। मटेरियल जो हम इसको एक तरीके से यूज़ करने वाले हैं वो रेगुलेटरी बॉडीज़ के स्टैंडर्ड से मैच हो। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बहुत असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, वो फॉलो होते रहें। केमिकल कंपैटिबिलिटी में आपका मटेरियल जो है वो रेजिस्ट कर सके, क्या उससे रिएक्ट ना करे, किसी भी केमिकल से, क्लीनिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाइजीन रहनी चाहिए, क्लीनेबिलिटी हो, आपका मटेरियल जो है वो स्मूथ रहे, आप उसको इजीली स्टरलाइज कर सको और हाइजीन स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सको। क्या कर सको आप? हाइजीन मेंटेन करना बहुत असेंशियल है। साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस चेक करना है। आपका मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो लंबे समय तक टिक सके, एज इन ऑपरेशनल कंडीशंस हैं कुछ, उसमें लंबे समय तक चल सके, ना कि आपको उसे जल्दी जल्दी बदलना पड़े। कोई फ़ायदा नहीं है ना, आपका पैसा तो खर्च हो गया है, अगर आप उसको नहीं, लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी नहीं है तो बेकार है। कोरोजन नहीं, उसमें वो होता है ना, रस्ट नहीं होना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए, तो उसके रेजिस्टेंस में रहे उसका एरिया। अगर आप मान के चलिए कोई ऐसा एरिया है जो ज़्यादा केमिकल से या मॉइस्चर से कांटेक्ट में आता है या एक्सपोज रहता है, तो उस एरिया में क्या होना चाहिए, वो कोरोजन नहीं होना चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंट रहे। मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होनी चाहिए कि मटेरियल जो है वो बहुत लंबे समय तक टिक सके। एक तरीके से जो भी ऑपरेशनल लोड्स हैं, स्ट्रेस पड़ रहा है उस मटेरियल पे, तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि टूट जाए, ख़राब हो जाए। हीट रेजिस्टेंस, इंसुलेशन होना चाहिए, कि जो चीज़ें स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, कि एक समझ के चलिए कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आपको उसे स्टरलाइज करना है। तो ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल ख़राब हो जाए या हीट की वजह से ख़त्म हो जाए। तो क्या करना है, वो लंबे समय तक टिक सके, ड्यूरेबिलिटी, वही बात आ गई, हीट रेजिस्टेंस रहे। कॉस्ट अवेलेबिलिटी की बात करें तो मटेरियल ऐसा हो जो आपके बजट में फिट हो सके, कॉस्ट इफेक्टिव रहे। ऐसा नहीं है पता चला सब कुछ तो मेंटेन कर रहा है बट अपनी जेब से ही बाहर है, बजट से ही बाहर हो गया। तो रिलायबल सप्लाई होना चाहिए, जो आपका सप्लायर है वो एटलीस्ट आप उस पर ट्रस्ट कर सको, उस पर भरोसा कर सको, जिससे कि आपका जो कंस्ट्रक्शन पे जो डिलीवरी होनी है, आपका मटेरियल पहुंचना है, वो पहुंच सके। ऐसा ना हो कि आपका कंस्ट्रक्शन बहुत लंबे समय तक खिंच जाए, इसलिए। और साथ ही साथ एनवायरमेंटल सेफ्टी कंसिडरेशन होने चाहिए कि नॉन टॉक्सिक रहे, सस्टेनेबल ना रहे। अब देखो यहाँ हमारा फार्मास्यूटिकल, देखो पढ़ाई भी बहुत अच्छी चीज़ें बताती है कि टॉक्सिक ना हो, नॉन टॉक्सिक हो, बट हमें तो क्या है, हमें टॉक्सिक ही पसंद आता है। समझ गए कहाँ बात हो रही है? अब इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वालिटीज़, हमको मटेरियल ऐसा रखना है जो ये सारी जितनी डिमांड्स हैं या इतनी नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी कर सके या फुलफिल कर सके इस चीज़ को। एस्थेटिक और फंक्शनल कंसिडरेशन होना चाहिए, उसका अपीयरेंस जो है वो क्लीन रहे, फंक्शनैलिटी रहे, प्रोफेशनल लुक रहे उस मटीरियल का। ऐसे समझ रहे हैं, देखो प्रोफेशनल लुक से, इससे आप क्या समझ रहे हो? ये सारी बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बायोडेटा भेज रहे हैं मटेरियल के लिए।
अब कंपैटिबिलिटी इक्विपमेंट की है कि एक तरीके से समझो ये बायोडेटा है मटेरियल का हमारा, कि उसका दिखने में भी अच्छा हो, कॉस्ट ज़्यादा पैसा खर्चा ना करे, टॉक्सिक ना हो, ज़्यादा लंबे समय तक चले, स्ट्रेंथ होना चाहिए, मसल्स हीट रेजिस्टेंस रहे। तो ऐसे करके याद कर लो, ये किसी का बायोडेटा तैयार कर रहे हो। ऐसा समझो जो प्लांट कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना फार्मास्यूटिकल का, उसके मटेरियल के लिए ये बायोडेटा चाहिए। फायर सेफ्टी रहे, फायर रेजिस्टेंस रहे, कि वो फायर सेफ्टी रेगुलेशन को फॉलो कर सके, मतलब ऐसा समझो फायर ब्रिगेडर भी हो काम करता। अब कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स क्या आते हैं, आप समझिए कि अगर आपकी लाइक मटेरियल है, स्टेनलेस इसलिए होना चाहिए जिससे कोरोजन ना हो, इजीली क्लीन हो सके, कंप्लाइंट रहे हाइजीन स्टैंडर्ड्स के। इपॉक्सी कोटिंग से ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, क्लीनेबिलिटी बढ़ती है, कि एक तरीके से फ्लोर्स और वॉल्स इपॉक्सी कोटिंग से होने चाहिए। पीवीसी पॉलीप्रोपाइलीन में क्या होता है कि जो पाइपिंग सिस्टम है उस सिस्टम को एज इन रेजिस्टेंट रहना चाहिए केमिकल के, और इजीली इंस्टॉलेशन, इजीली काम करना चाहिए। अगर उसको यूज़ करना है, अगर वो इंस्टॉल होना है तो इजीली हो जाए, ऐसा नहीं है कि घंटों घंटों या महीनों लग रहे हैं उसको इंस्टॉल करने में। ग्लास की विंडोज़ रहें, कुछ एनक्लोजर ऐसा होता है क्योंकि वो केमिकल रेजिस्टेंस रहती हैं, क्लीनलीनेस में इजी हो जाता है, तो हमें ग्लास की विंडोज़ इजी पड़ जाती हैं। ये तो था मटेरियल्स कैसे होने चाहिए, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिर हमारे मटेरियल्स, हम कॉमनली कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं। अब कोरोजन की थ्योरी पे आते हैं। कोरोजन क्या कहता है? कोरोजन देखो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ समझने की नहीं है। अगर आपके घर में भी आयरन का कुछ है, आपके घर में मोस्टली देखोगे, जैसे जिनके घर में डॉग्स है ना, तो आप देखना उनकी चेन होगी, अगर जो लोग यूज़ करते हैं बांधते हैं उनको, तो चेन अगर वो मेटल की है, आयरन की है, तो क्या होगा अगर आप उसको लंबे समय के लिए छोड़ दोगे पानी में, या वो रेन के कांटेक्ट में आती रहेगी, आती जाती रहेगी, तो क्या होता है ना, वहाँ पे वो रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन हो जाता है। तो इस तरीके से देखो हमारा जो मटेरियल है वो खराब हो जाएगा, जिसमें मेटल्स आते हैं, मेटल्स ही इजीली डिटोरिएट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। क्या होता है, केमिकल और उसके इन्वायरमेंट के बीच में एक तरीके से रिएक्शन चलता है। मेटल का इन्वायरमेंट के थ्रू एक प्रोसेस है, जैसे आप समझिए आपका जो मेटल है वो एसिडिक इन्वायरमेंट से रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा, हमारा मेटल डिसॉल्व हो जाएगा आयंस में। ऐसे समझ के चलो कि हाँ, कोरोजन कैसे होगा, कोरोजन का एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होना ही है। तो हमें क्या याद रखना है, एक तो देखो एसिड को याद रखना है, फिर ड्राई केमिकल कोरोजन को याद रखना है, फिर हमारा गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है। एसिड कोरोजन में क्या होता है, हमारा मेटल एसिडिक एनवायरनमेंट से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से मेटल डिसॉल्व हो जाता है आयंस में। ड्राई कोरोजन में ऐसा आपको समझ में आएगा कि क्या होगा, आपका ना ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो जाएगा, मेटल तो है वो रिएक्ट होगा ही होगा। मेटल और नॉन लिक्विड सब्सटेंस है, जैसे गैसेस हो गई, हाई टेम्परेचर पे वो रिएक्ट होंगी, तो ये हमारा डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन होता है। अब इसमें मेटल एसिडिक एनवायरनमेंट में रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आप ये समझिए जैसे ऑक्सीडेशन है, या फिर आप ऐसे समझिए इसमें क्या हो गया है, तो जो मेटल था ना वो अफेक्ट होता है। साथ में बहुत सारे मेटल्स हैं जिसमें हमारा आयन आता है, आयन का तो ऑलमोस्ट आई गेस सबने देखा भी होगा। स्टील है, कुछ अदर रिएक्टिव मेटल्स इंक्लूड हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, एक तो या तो लोकलाइज्ड कोरोजन हो जाएगा, जिसमें या तो पिट्स या होल्स हो सकते हैं। आयंस में आपने देखा होगा रेड रेड कलर का रस्ट हो जाता है, उसको देखा होगा आपने। अब क्या होता है, जब क्लोराइड आयंस आते हैं तो उसमें क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन हो जाता है, थोड़ा प्रोसेस जो है फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन सी वाटर। प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हो, अगर कोरोजन ना हो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको तो कोरोजन इनिबिटर्स को यूज करना पड़ेगा, या कोई ऐसी चीज को यूज किया जाएगा जिसकी वजह से कोरोजन ना हो। दूसरी चीज, या तो आप उसकी कोटिंग करा दो, फिल्म से, प्रोटेक्टिव लेयर से कोटिंग करा दोगे, देन बच सकता है वो आयन आपका मेटल। अब मोर एसिड रेजिस्टेंट मटेरियल है, जैसे हमारा स्टेनलेस स्टील हो जाता है। स्टेनलेस स्टील थोड़ा हमारा एसिड रेजिस्टेंट रहता है, उस पर नहीं होता, तो इसलिए जो मटेरियल कॉमन मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है हमारा स्टेन मटेरियल। ड्राई कोरोजन में क्या होता है, आपका केमिकल रिएक्शन होता है डायरेक्ट मेटल और नॉन लिक्विड सब्सटेंस में। अब ऑक्सीडेशन समझो, मेटल रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा, ऑक्साइड लेयर बनाएगा। ठीक है, मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके ऑक्साइड लेयर बनाएंगे। सल्फराइजेशन में मेटल सल्फर से रिएक्ट करेगा जिसमें गैसेज रहती हैं। अब हैलोजनेशन में मेथड जो है वो हैलोजन से रिएक्ट करता है। तो एक तरीके से देखो कि
कि इसमें हमारा जो ये रिएक्शन हो रहा है, जिसमें या डायरेक्ट आप बोलो केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट किसी ना किसी गैस की प्रेजेंस में जाके मेटल रिएक्ट कर रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक समझो। अब आप ऐसे मान के चलो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा है कि जैसे आप हो, आपका किसी से भी एज इन नॉन लिक्विड सब्सटेंस है। नॉन लिक्विड सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे? किसी भी गैस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, यूजुअली एक सरफेस लेयर फॉर्म हो जाती है कोरोजन प्रोडक्ट की। आप ऐसा समझिए रस्ट ऑन आयन, ठीक है। हम जंग देखते हैं ना, वो बोलते हैं नॉर्मल में कि जंग लग गया है, इस टाइप से हो जाएगा। अब एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसमें ऑक्साइड लेयर क्या करता है, वो फॉलो अप या एडहेरेंट हो जाता है, थोड़ा सा ना चिपक जाता है, नॉन पोरस रहेगा। प्रिवेंशन के लिए आप क्या करोगे, हीट रेजिस्टेंट एलॉयज को यूज कर सकते हो, प्रोटेक्टिव कोटिंग करा सकते हो, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर सकते हो अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस है तो, क्योंकि एक तरीके से एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व कर रहा है या फिर उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसमें गैसेस हैं हमारी, तो क्या करो वहां पे होने ही मत दो इनका प्रेजेंस गैसेस का। तो क्या होगा, रस्ट केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं डायरेक्ट। अब गैल्वेनिक कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में क्या होता है, इसमें दो डिसिमिलर मेटल हैं। आप मान के चलिए कोई भी डिसिमिलर मेटल्स हैं, उनको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया गया है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में उनको दोनों को साथ रखा गया है। ऐसा होता है ना कि जैसे भाई बहन होते हैं, उनको पेरेंट्स की प्रेजेंस में साथ रहते हैं बट एक जैसे नहीं होते, उन्हें लड़ना है, अगर उनको चप्पल मिल जाए तो चप्पल फेंक के मार देंगे, कुछ मिल जाए तो वो कर देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ उनका कोरोजन होना एक तरीके से पक्का है। अब इसमें क्या होता है, एनोडिक रिएक्शन में जो मेटल है, रिएक्टिव मेटल एनोड है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कोरोड हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, भाई बहन में बहन होती है, वो क्या करती है, रोना शुरू कर देती है। रोना शुरू करते ही क्या होता है, उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। तो ऐसा ही क्या होता है, रिएक्टिव मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देता है। जैसे बहन रोना शुरू कर देती है ना, कोरोड, उसकी तरफ सबका ध्यान चला जाता है। तो एनोडिक रिएक्शन ऐसे होता है कि ये कोरोड होना शुरू हो जाएगा। बट कैथोडिक रिएक्शन में क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव रहता है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। तो क्या होता है, इसको बेचारे को मार पड़ती है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो क्या है, पेरेंट्स को लगा कि अच्छा ये रो रहा है, इसको कोरोड हो गया, ये बेकार, तो अब क्या करेगा, ये पकड़ के इसको पीट देगा। तो कैथोडिक रिएक्शन रिएक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यही रिएक्शन है। एनोड क्या होता है, ज़्यादा जल्दी कोरोड हो जाता है या एक तरीके से कोरोजन फॉर्म होता है अगर उसको कैथोड जो रहता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। अब कॉमन मेराइन एनवायरनमेंट देखा जाए, या मेराइन एनवायरनमेंट में क्या होता है, उसमें स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर में बहुत मल्टीपल मेटल टाइप रहते हैं। एक मेटल टाइप या नहीं यूज़ करते, बहुत तरीके के मेटल यूज़ किए जाते हैं। अगर प्रिवेंट करना है तो आपको क्या यूज़ करना होगा, मेटल जिनका सिमिलर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसा मान के चलो जिनकी सेम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। इंसुलेटिंग मटीरियल्स को डिसिमिलर मेटल्स के बीच में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यूज़ कर सकते हैं सैक्रिफिशियल एनोड्स को, जिसमें जिंक एनोड आते हैं स्टील स्ट्रक्चर के। ओके राइट, ये तो था हमारे कोरोजन्स के टाइप आ गए। अब इसमें ये कोरोजन्स थे डिफरेंट और टाइप्स ऑफ कोरोजन और टाइप्स कोरोजन और उनके प्रिवेंशन क्या हैं। अब जैसे जनरल कोरोजन है, कोरोजन क्या होता है, वो लार्ज सरफेस एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे रस्टिंग ऑफ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर में जब रहेगा। स्टेनलेस स्टील को यूज़ कर सकते हो, पेंट, गैल्वेनाइजेशन को यूज़ कर सकते हो, कोरोसिव एजेंट्स को यूज़ कर सकते हो रिमूव करने के लिए, उसको कि कोरोजन जो हुआ है उसको रिमूव करने के लिए। अब इनिबिटर्स आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। लोकलाइज कोरोजन में क्या होता है, या तो पिटिंग कोरोजन हो, आप उसमें फॉर्मेशन जिसके एक तरीके से पिट्स फॉर्म हो जाते हैं या होल्स हो जाते हैं सरफेस पे। अब उसमें क्या होता है, स्टेनलेस स्टील है जिसका क्लोराइड रिच एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें पिटिंग हो सकता है। प्रिवेंशन के लिए आपको ऐसा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जो रेजिस्टेंस रहे, जिसमें पिटिंग ना हो, होल्स फॉर्म ना हो। अब प्रोटेक्टिव कोटिंग को कंट्रोल, एक तरीके से मान के चलिए कि आपका कोई भी एज इन मेटल है या कोई ऐसी चीज़ आप यूज़ करने वाले हो, कोई ऐसा मटेरियल है, उस पे या तो आप कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल को यूज़ करें उसकी जगह, जो अगर कोरोजन है मटेरियल में हो सकता है मटेरियल में,
तो उसकी जगह कोरोजन रेजिस्टेंट, या आप उस पर ऐसी प्रोटेक्टिव कोटिंग करा दें कि जिससे कि रेजिस्टेंस ना हो, जिसमें पेंट गैल्वेनाइजेशन आ जाता है। या आप इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो जैसे इंडस्ट्रीज में होता है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हो इन्वायरमेंटल कंट्रोल की वजह से। कोरोजन इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हो इन्वायरमेंट में। अब क्रिवाइस कोरोजन है, उसमें क्या होता है, कन्फाइंड स्पेसेस में जहाँ पे वर्किंग फ्लूइड लिमिटेड रहता है वहाँ पे होता है मोस्टली। अब जैसे गैस्केट के नीचे कोरोजन हो जाता है, वॉशर्स या डिपॉजिट, आपने देखा होगा आपके घर में अगर मान के चलिए वॉशिंग मशीन है या उसको रखा हुआ है कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड एक्सेस है वर्किंग फ्लूइड का या फिर एक तरीके से, तो आप देखोगे गैस्केट है, वॉशर्स है, उनके नीचे ना कोरोजन होने शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, क्रेवाइसिस को एलिमिनेट कर दो, वेल्ड्स को यूज़ करो राइवेट्स या बोल्ट्स की जगह। क्लीनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, रेगुलर रहे, तो उससे क्या होगा, डिपॉजिट नहीं होगा, वो निकलता रहेगा। फ्रेटिंग करोजन क्या होता है, साइक्लिक रबिंग रहती है दो सरफेस के बीच में। कम अगर आप रिपीटेटिवली देखोगे रबिंग हो रही है दो सरफेस के बीच में, तो क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस कॉन्टेक्ट पॉइंट में क्या होगा, वाइब्रेशन की वजह से कोरोजन हो सकता है। अब इसमें क्या है, आपको लुब्रिकेशन यूज़ करना है जिससे कि वो फ्रिक्शन ना हो दो के बीच में, जिससे वाइब्रेशन बन रही है। अब आप एंटी फ्रेटिंग कोटिंग्स कर सकते हो, मतलब एक तरीके से एज इन आपको प्रिवेंशन के लिए कुछ ऐसा ढूंढना है जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी जगह आप एज इन कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लो, या उसकी जगह ऐसा करो कोटिंग कर दो, एक तरीके से मान के चलोगे। फिर हमारा गैल्वेनिक कोरोजन होता है, उसमें ये होता है कि जब हमारे दो डिफरेंट मेटल्स हैं, आपके जब भी दो डिफरेंट मेटल्स होंगे और वो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या होगा, अगर जैसे कोई भी कोरोसिव एनवायरनमेंट है, कोरोसिव एनवायरनमेंट में दो डिफरेंट मटेरियल्स या दो डिफरेंट मेटल कांटेक्ट में आए इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में, तो कोरोजन होगा ही होगा। अब जैसे आपका स्टील पाइप है, जैसे ही वो कॉपर फिटिंग में आता है, कॉपर फिटिंग से कनेक्ट होते हैं स्टील पाइप, तो वहाँ चांसेस हैं कोरोजन के। तो आपको क्या करना है, ऐसा मेटल यूज करना है जिसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो है उस मेटल से सिमिलर रहे। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होना चाहिए डिसिमिलर मेटल्स के साथ, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स यूज करोगे, और आप सैक्रिफिशियल एनोड्स को यूज कर सकते हो। अब कोरोजन फटीग है, कोरोजन फटीग में क्या होता है, जैसे कि क्रैकिंग है, एक्सेलरेटेड क्रैकिंग हो जाती है क्योंकि कंबाइंड इफेक्ट होता है। एक तो साइक्लिक स्ट्रेस डलता है और कोरोसिव एनवायरनमेंट, एक तो वो क्या होगा, एक जो फ्रिक्शन बन रहा है वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है, जो साइक्लिक स्ट्रेस बन रहा है वो बनता रहेगा, साथ ही साथ उसका एक कोरोसिव एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस भी है उसको, साथ ही साथ उसका जो एनवायरनमेंट है वो कुछ इस टाइप का है जिसकी वजह से जो कोरोजन है वो हो सकता है। इसे कोरोजन फटीग भी बोलते हैं, मतलब वो बेचारा थक गया है, स्ट्रेस समझो, फटीग मतलब वो थक गया है क्योंकि उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, उसका एनवायरनमेंट इतना कोरोसिव है, इतना बेकार है कि इसकी वजह से कोरोजन हो रहा है। अब क्रैकिंग होने लगती है। अब मेटल कंपोनेंट अगर क्रैक होता है, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट में होता है, क्योंकि उस पर ना एक स्ट्रेस पड़ता है और ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जिसकी वजह से क्रैकिंग होना मेटल में बहुत नॉर्मल है। उसको प्रिवेंट करने के लिए एक तो साइक्लिक स्ट्रेसेस को कम होना चाहिए, डिज़ाइन को मॉडिफाई कर दिया जाए, उसको थोड़ा बेहतर बनाया जाए, साथ ही साथ कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग को यूज़ करेंगे। देखो अगर चांसेस हैं, अगर प्रोटेक्टिव कोटिंग को यूज़ करके हम उसको सेव कर सकते हैं, कोरोजन नहीं होने दे सकते, तो एज इन इसको सबसे पहले यूज़ कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा एनवायरनमेंट लाइक अवॉइड कर सकते हैं कि जिससे कोरोजन हो रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बट अब फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट है तो वो तो ऐसे ही इन्वायरमेंट में जाएगा, ऐसा तो है नहीं वो बेचारा छुप के अंदर बैठ जाएगा, तो इस चीज़ को हम प्रिवेंशन में नहीं डाल सकते कि इन्वायरमेंट ही उसको हटा दिया जाए। बट अगर ऐसा कोई मेटल कंपोनेंट है जिसमें स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, कोरोसिव इन्वायरमेंट भी है, स्ट्रेस कम कर दो, कोरोसिव इन्वायरमेंट हटा दो। स्ट्रक्चरल कोरोजन में जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होती है मटेरियल की वो अफेक्ट होती है, जिसमें या तो वो मटेरियल की वजह से बहुत या तो कमज़ोर हो सकता है, वो एक स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो सकता है, या क्या हो सकता है वो स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है, ख़राब हो सकता है, जिसमें आप ब्रिजेस देख लोगे तो वो टूट सकते हैं, कुछ ऐसा आ सकता है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। बायोलॉजिकल कोरोजन है जिसमें एक्टिविटी किसकी होती है, बायोलॉजिकल से समझो कि किसकी एक्टिविटी होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे बैक्टीरिया हैं, इनको भी चैन नहीं है, क्या करते हैं कोरोजन को बढ़ा देते हैं, हेल्प आउट करते हैं, या तो उसको कोरोजन हो जाए, मतलब इंसानों में तो छोड़ो, उनको बीमार करने पे तुले, यहाँ तक कि कोरोजन मेटल्स पे भी चिपक गए हैं, इनको काम है उनको ख़राब करना। फिर मेटल्स का कोरोजन, जैसे पाइपलाइन है वहाँ पे सल्फेट रिड्यूसिंग
बैक्टीरिया रहते हैं उनकी वजह से हो जाता है। अब देखो जैसे इसमें आप बायोसाइड को यूज़ कर सकते हो जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ है वो कम हो जाए। रेगुलरली क्लीनिंग होनी चाहिए, मेंटेनेंस हो या रिमूव कर सकते हो जैसे बायोफिल्म है, मटेरियल रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो। कोटिंग ऐसी होनी चाहिए जो माइक्रोबियल अटैचमेंट को इनहिबिट कर सके, राइट। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कोरोजन और उनके प्रिवेंशन। नाउ हम आते हैं अपने फेरस, नॉन फेरस और मेटल्स पे कि मेटल्स किस टाइप के होते हैं। अगर देखा जाए ना, सबसे पहले हमारा एक क्या था, हमने मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन देखा था। क्या देखा था? मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। आई गेस आप ये समझ गए हो। देन हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल अब हम पढ़ेंगे जिसमें हमारे क्या आ जाते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टाइप्स ऑफ मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, अब जब मेटल्स आते हैं, मेटल्स में आते हैं हमारे फेरस और नॉन फेरस। क्या आते हैं हमारे? फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। नॉन मेटल्स में हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आ जाएगा। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, अभी पढ़ के आए हम, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन था, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उसमें हमारे देखो फिजिकल फैक्टर्स भी आ गए थे, फिर हमारे क्या आ गए, केमिकल फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए? केमिकल फैक्टर्स। ये इजी वे है अगर आपको मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन को समझना है, या फिर जिसमें हम मटेरियल्स कितने टाइप्स के या टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज़ करेंगे, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिसमें हमारे फिजिकल और केमिकल आ जाते हैं। ओके, राइट। अब फेरस मेटल की अगर बात करें तो फेरस मेटल में हमारा आयरन जो है वो मेन कंपोनेंट है। आयरन जो है हमारा मेन कंपोनेंट है, और इस मेटल को आप जानते भी हो। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी है, साथ ही साथ इसको कॉमनली हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, या इंडस्ट्रीज जैसे बनती हैं वहाँ पे इसको फेरस मटेरियल में या फेरस मेटल में क्या यूज़ होता है? आयरन। तो डोंट फॉरगेट अबाउट इट। अब स्टील आ जाता है। फॉर एग्जांपल स्टील में अलॉय रहता है आयरन और कार्बन का, एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, जो वाइडली यूज़ किया जाता है स्ट्रेंथ के लिए भी और वर्सटैलिटी के लिए भी। अब बहुत फॉर्म्स में आता है जिसमें कार्बन स्टील है, अलॉय स्टील है, स्टेनलेस, टूल स्टील, तो इतने सारे स्टील्स हैं। अब कास्ट आयरन में जिसमें मोर कार्बन रहते हैं, यहाँ पे आयरन रहेगा, अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। यहाँ पे कार्बन जो है स्टील से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा हार्ड और ब्रिटल हो जाता है। अब हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन है जैसे इंजन ब्लॉक्स हैं, मशीनरी है, तो वहाँ पे कास्ट आयरन को यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ में मैग्नेटिक अगर देखा जाए, मोस्ट फेरस मेटल्स मैग्नेटिक रहते हैं, जो एज इन यूजफुल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, उनको बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। हाई स्ट्रेंथ रहती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। कोरोजन प्रोन रहते हैं, जनरली एक तरीके से प्रोन है रस्टिंग के, कोरोजन के लिए, अगर ये मॉइस्चर और ऑक्सीजन में एक्सपोज हो जाए तो, क्योंकि एक तरीके से हमारा जो ये मेटल्स हैं, फेरस मेटल्स होते हैं, ये जल्दी कोरोजन में आ जाते हैं या कोरोजन के प्रोन रहते हैं, रस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे एप्लीकेशन में जैसे कंस्ट्रक्शन टाइम पे बीम्स, गर्डर्स या रीइंफोर्सेस बार्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में इंजन पार्ट्स के लिए, फ्रेम्स के लिए, टूल्स मशीनरी में ड्रिल बिट्स, इन जगह पर्टिकुलरली इनको यूज़ किया गया है। नॉन फेरस मेटल्स में आयरन नहीं होता। क्या नहीं होता? अब देखो, फेरस था तो आयरन था, नॉन फेरस है तो नो आयरन। अब ये मेटल्स क्या रहते हैं? रेजिस्टेंट रहते हैं। नॉन फेरस आयरन, जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन के। फेरस मेटल से थोड़े से लाइटर रहेंगे, उनको एक तरीके से डिज़ायरेबली इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम हमारा लाइट वेट, कोरोजन रेजिस्टेंट रहता है, हाईली कंडक्टिव है, इसको एयरक्राफ्ट और पैकेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। कॉपर इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी के लिए एक्सीलेंट है। जिंक हमारा गैल्वनाइजिंग
कि जिससे कि स्टील को कोरोजन से बचाया जा सके। टाइटेनियम स्ट्रेंथ अगर वेट टू द रेशियो देखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। अब नॉन मैग्नेटिक है, कोरोजन रेजिस्टेंट है, लाइटर है, सेम जो प्रॉपर्टीज़ हमारी फेरस मटेरियल में थी वो वाइस वर्सा हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। एप्लीकेशन एरोस्पेस में यूज़ किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल पैकेजिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम जो है बेवरेजेस के इन फॉइल्स हैं उनको उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या देखा था, जो नॉन मेटल्स आते हैं, अभी तक हम मेटल्स पढ़ के आए थे फेरस और नॉन फेरस में, अब हम नॉन मेटल्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मेटल्स देखेंगे। इनऑर्गेनिक मेटल्स वो एलिमेंट या वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। इनऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेगा, होगा ही नहीं प्रेजेंट। अब जैसे इसको मिनरल्स से मिलेगा, आपको ये कहाँ से मिलेगा, या तो नॉन ऑर्गेनिक सोर्स होगा कोई, वहाँ से आपको इनऑर्गेनिक मेटल मिल सकते हैं, या फिर आपका कोई मिनरल है उसके थ्रू आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन है, तो ये एक एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक का। वर्सेटाइल है, इनको यूज़ किया जा सकता है सेमीकंडक्टर, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्लोरीन हमारी गैस हो सकती है, ब्रोमीन लिक्विड हो सकता है, सल्फर सॉलिड हो सकता है, तो इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई जाता है, जनरली ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर करेंगे इनको। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की बात करें जिसमें मोस्टली इनऑर्गेनिक नॉन मेटल्स आते हैं, वो पुअर कंडक्टर रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। एप्लीकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे पर्टिकुलरली नॉन मेटल्स को यूज़ किया जाता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम जो है वो किस किस से बाउंड हो जाता है, कार्बन हाइड्रोजन से भी बाउंड होता है, कार्बन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन से बाउंड हो जाएगा, या फिर एक तरीके से आप देखो बहुत सारे अदर एलिमेंट्स हैं जिनसे बाउंड हो जाता है। अब इस कंपाउंड में लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है, मिल सकता है, सिंथेटिक भी है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है, पॉलीमर्स हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक्स में पेपर, क्लोथिंग, टायर्स, ये सब आ जाते हैं। अब बेसिक ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारा बेसिक हमें समझना है कि जिससे हम मटेरियल को ऐसे हैंडल कर सकें कि वो एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उसको सही से रख सकें, साथ ही साथ मैनेज कर सके मटेरियल को। बहुत सारी इंडस्ट्री में हमें समझना है बेसिक को। अब कोई भी स्टार्ट कर रहा है, कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो भाई, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना किस तरीके से हैंडलिंग करनी है, किस तरीके से लेकर जाना है उसको। ऐसा नहीं है वो मैनुअल हैंडलिंग का काम है, तुम उसको ऑटोमेटेड हैंडलिंग कर रहे हो। सेमी का ऑटोमेटेड था, उसको पता चला तुम मैनुअल कोशिश कर रहे हो। तो एक तरीके से ब्रेन प्रूडेंस। तो डेफिनेशन क्या है, अगर आप मटेरियल हैंडल करते हो तो उसमें आपको मूवमेंट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, कंट्रोल ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट, अब उसको सब कुछ देखना है। आप एज इन ऑल ओवर ऑलराउंडर बनने वाले हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि एज इन क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, अब ये सब आ जाता है। टाइप्स ऑफ मटेरियल की बात करें, मैनुअल हैंडलिंग में हैंड टूल्स आते हैं, कार्ट्स, ट्रॉलीज आ जाती हैं। ऑटोमेटेड में कन्वेयर सिस्टम्स हैं, ऑटोमेटेड गाइडल व्हीकल्स हैं, रोबोटिक सिस्टम है, फॉर्कलिफ्ट्स, पैलेट्स, जैक्स, क्रेन्स, ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ क्रेन का काम है, आप उसको मैनुअल हैंडलिंग करोगे। वैसे ये ज़्यादा एक्स्ट्रा है, ये कॉमन है, इसको ज़्यादा ध्यान से इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस यूनिट में मोस्टली ये है, आपको पता ही है ऑलमोस्ट। आई गेस आप इतने स्मार्ट हो सब लोग, तो आप लोगों को मुझे लगता है पता ही होगा ये सब, क्योंकि आते जाते इंडस्ट्री विजिट करते हैं, पता चल जाता है, देख लेते हैं, या फिर मशीनरी मूवीज़ वीडियोस में देखते हैं। कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, क्रेन्स रहती हैं, फॉर्कलिफ्ट्स, पैलेट, जैक, ऑटोमेटेड सिस्टम, तो ये एज इन मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। की प्रिंसिपल क्या होता है, प्लानिंग करना है, सिस्टम इंटीग्रेशन को देखना है, स्टैंडर्डाइजेशन, सेफ्टी मेंटेन करनी है। इससे क्या होगा, एफिशिएंटली आप वर्क कर सकते हो या एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, या किस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। तो ये एक तरीके से समझो आपकी बेसिक नीड्स हैं अगर आपको क्या करना है, मटीरियल को हैंडल करना है। आपको अगर कल के दिन अपना प्लांट खड़ा करना है तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्रंट एंड पे खड़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे होता है, आप कैसे कराओगे काम। अगर आप भी नहीं कर रहे हो तो आपको पता तो होगा ना सामने वाला सही काम कर रहा है या नहीं। अब बेनिफिट्स हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेबर कॉस्ट
कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, लेबर कॉस्ट कम करा सकते हो, क्योंकि ऑटोमेशन से क्या है आपका मैनुअल लेबर कम होगी, सेफ्टी बढ़ जाती है, बेटर स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो। अब आप इसको कहाँ यूज़ करोगे? जो मटेरियल हैंडलिंग है आपने पढ़ लिया, आप समझ गए, सब कुछ हो गया, तो आप अप्लाई कैसे करोगे? देखो, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपको रॉ मटेरियल मूव करना है, उसके टाइम पे आप इसको करोगे। वेयर हाउसिंग के टाइम पे अगर वेयर हाउसिंग में आपको स्टोरेज कराना है गुड्स का, अब एफिशिएंटली अगर हैंडलिंग होनी है प्रोडक्ट की, उसके टाइम पर आपको पता होना चाहिए। देन कंस्ट्रक्शन में मूवमेंट होना है मटेरियल का कंस्ट्रक्शन साइट पे, तब आप उसको यूज़ कर सकते हो। हर चीज़ को प्रैक्टिकली, अगर ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इस सब्जेक्ट में क्या है, आपको रिलेट करना है अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड से। आपका वर्ल्ड है, उसमें आपकी दुनिया में मतलब आप इसको कहाँ रख सकते हो, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, ऐसा सोच के चलोगे तो ये जो है हमारा, ये पूरा क्या है, यूनिट ऑफ ऑपरेशन है। हमें जानना है, हमें पढ़ना है किस तरीके से एज इन हमारी इंडस्ट्री वर्क करती है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑन द फ्लिप साइड, बाय बाय।